ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे अपन देख रहे हैं डिटरमाइनिंग रिएक्शन ऑर्डर। ठीक है, इसको एक रिकैप कर लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अपन ने एक जो देखा था बेसिकली कि इनिशियल रेट मेथड और हाफ लाइफ मेथड, इससे अपन रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी का वेरिएशन आता है इनिशियल रेट मेथड का, ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन। ठीक है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन। देर इज़ ऑल्सो अदर मेथड्स लाइक ग्राफिकल मेथड, ये अपन देखेंगे आगे। ठीक है, तो इसको फ़िलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, लेकिन जो एडिशनल मेथड्स है इंक्लूडिंग ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन एंड अदर मेथड्स, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देख रहे हैं अपन इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड में अपन ने देखा, ये डिस्कस किया है कि लेट्स से देयर इज़ अ रिएक्शन। सो इसमें क्या कर रहे हैं अपन कि वी हैव अ रिएक्शन, ये रिएक्शन ले लिया अपन ने और उसका रेट इक्वेशन लिख दिया। ओके, और इसमें क्या करते हैं हम, एक का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे का वेरिएबल करते हैं, और उस समय अपन उसका रेट डिटरमाइन करते हैं, और ये अपन रिपीट करते हैं फॉर अदर स्पेसीज ऑल्सो। सो जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या कर लिए, बी को अपन कांस्टेंट रख रहे हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रख रहा है और इसका अपन कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से मेरे को दो रेट मिलेंगे, इसमें b इज़ कांस्टेंट, और इस तरह से मैं R1 को R2 से या R2 को R1 से डिवाइड करता हूँ, तो b जो है ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे एंड व्हाट आई गेट इज़ दिस। ओके, अब मेरे को रेट मालूम है, कॉन्सेंट्रेशंस मालूम है दोनों के, m मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ आसानी से। इसी तरह से मैं अब क्या करूँगा, ओके, a को कांस्टेंट रखूँगा और b को चेंज करूँगा, और उस केस में मेरे को जो इक्वेशन मिलेगा R1/R2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2, और इसका जो पावर रहेगा वो रहेगा n। ओके, तो ये सारे टर्म्स मेरे को मालूम है, n में निकाल सकता। तो इस मेथड को अपन बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। सेकंड मेथड होती है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में जैसे कंसिडर रिएक्शन ए गिव्स यू प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये है, इसको मैं ये करता हूँ, रीअरेंज करता हूँ, ए इधर ला लिया, डी टी इधर ला लिया, इस तरह से, और फिर इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ। सो व्हाट आई गेट इज़, ये थ्योरेटिकल प्रोसेस है बेसिकली, सो यू डोंट एक्चुअली हैव टू मेमोराइज दिस। ठीक है, व्हाट वी एक्चुअली गेट आफ्टर यू सॉल्व दिस इक्वेशन इंटीग्रेट करके, ठीक है, हाफ लाइफ के लिए टी हाफ इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इजंट इट। तो यहाँ पे इसको अगर मैं रखता हूँ तो टी हाफ मेरे को मिलता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n-1, ठीक है ना, ए कॉन्सेंट्रेशन द पावर n-1। ये जनरल फॉर्म हो गया इसका। ये अपन ने ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट किया है इसेंशियली। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर ज़ीरो ऑर्डर व्हेन n इज इक्वल टू 0, तो मेरे को मिलता है टी हाफ इज इक्वल टू इज, और ये फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, है ना, ये -1 हो जाएगा। तो -1 क्योंकि ये 0 हो गया ना, तो ये -1, तो ये ऊपर आ जाता है। सो व्हाट वी एक्चुअली गेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसी तरह से फर्स्ट के लिए निकालता हूँ तो ये 1 हो जाएगा। सो 1 - 1 इज 0, सो व्हेन n इज इक्वल टू 1, सो टी हाफ इज कांस्टेंट। ठीक है, ये फॉर फर्स्ट ऑर्डर हो रहा है क्योंकि 0 हो गया ये। और उसी तरह से सेकंड ऑर्डर के लिए निकालता हो तो 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 इज 1, सो टी हाफ फॉर n इज इक्वल टू 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ओके, ये। सो दिस इज़ फॉर सेकंड ऑर्डर। तो इस तरह से मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर किसी भी ऑर्डर के लिए उसका टी हाफ का रिलेशनशिप निकाल सकता हूँ। ओके, और फिर ऐसे दो एक्सपेरिमेंट्स मैं रन करूँगा, ओके, फर्स्ट और सेकंड। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का टी हाफ है, ओके, और दिस इज़ फॉर सेकंड इसके लिए, और पावर रहेगा इसका n-1। आई नो दीज 2 थिंग्स, ओके, या दिस 4 थिंग्स, n-1 निकाल लूँगा मैं। ओके, समझ में आया ना। सो दिस मेथड कैनॉट बी यूज्ड फॉर ऑर्डर रिएक्शन विच इज़ 1। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए लेता हूँ तो 1 - 1 ये 0 हो जाता है। सो एनीवे, मतलब इट शुड बी ओके। अगर ये दोनों आ रहा है, सो जो रेशो आएगा अपना, ओके,
वो ज़ीरो, अगर ये रेशो ज़ीरो आ जाता है यू कैन से कि n इज इक्वल टू 1. मेक सेंस? ओके, सो कोलिजन थियरी देख रहे हैं अपन अभी. ओके, एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो पे अटेंशन व्हाट इज़ हैपनिंग. ओके, कोलिजन थियरी मतलब कि अगर कोई भी रिएक्शन होनी है तो उसके लिए जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे A प्लस बी गिव्स यू C, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि A और B इनका कोलिजन होना चाहिए. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर A और B कोलाइड ही नहीं हो रहे तो C बन ही नहीं सकता. ठीक है ना. लेकिन सिर्फ कोलिजन होना ये ज़रूरी बात नहीं है. देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो. ऑलराइट, A और B का सिर्फ कोलिजन होना ज़रूरी नहीं है. देर आर अदर फैक्टर्स जो अपने को कंसिडर करने पड़ते हैं, तो वो भी अपन देखने हैं. ठीक है. सो ये हाइलाइट्स होते हैं कोलिजन थियरी के. केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू कोलिजन अमॉन्ग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोलिजन नहीं तो रिएक्शन नहीं, कोलिजन होना ज़रूरी है ही है. ओके, अब जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं, ओके, उसको अपन बोलते हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड. इसको अपन बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अगर मान लो किसी रिएक्शन की कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब है पर सेकंड बहुत ज़्यादा कोलिजन हो रहा है. ओके, ज़्यादा कोलिजन हो रहे हैं, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, हाई. ज़्यादा कोलिजन ज़्यादा रेट, कम कोलिजन कम रेट. सिंपल है. ओके, द वैल्यू ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी हाई. ओके, अगर मान लो ऑर्डर है 10 टू द पावर 25 टू 10 टू द पावर 28, इस ऑर्डर में अगर कोलिजन हो रहा है, ठीक है ना, अगर बाइनरी कोलिजन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली हाई होता है. और जनरली यही अपने को दिखता है. मतलब बाइनरी अगर कोलिजन है, मतलब A प्लस बी, ये अगर देखा जाए तो पर सेकंड कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, 10 टू द पावर 25 एंड 10 टू द पावर 28 तक कोलिजन्स हो रहे हैं. ओके, A प्लस बी बहुत ज़्यादा पर सेकंड कोलाइड हो रहा है. जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ कोलिजन पर सेकंड, बहुत ज़्यादा, इजंट इट. सो इसेंशियली कोलिजन फ्रीक्वेंसी इन जनरल जो होती है फॉर बाइनरी कोलिजन इज वेरी हाई. ओके, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बाइनरी कोलिजन्स के लिए बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन फास्ट रहेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, जनरली रिएक्शंस आर फास्ट. फास्ट मतलब यू नो समथिंग दैट वी कैन एक्चुअली मैनेज. ओके, अप्रिशिएबल टाइम में हो रहा है, बट डज नॉट मीन कि दिस इज गोइंग टू लीड टू अ प्रोडक्ट. ओके, सो एवरी कोलिजन डज नॉट ब्रिंग अ केमिकल चेंज. अगर ऐसा होता, एवरी केमिकल ब्रिंग्स आउट अ केमिकल चेंज, तो एवरी सिंगल रिएक्शन वुड हैव बीन डन इन फ्यू मिनट्स, इजंट इट. ऐसा नहीं होता. रिएक्शन विल टेक टाइम, आवर्स. ओके, इन सम केसेस डेज भी लग जाते हैं रिएक्शन ख़त्म होने में. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इवन दो द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन या कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी हाई, एवरी कोलिजन इज़ एक्चुअली नॉट ब्रिंगिंग इन केमिकल चेंज एंड देयरफॉर the rate of reaction is slow. So what we established is that the collision frequency is very high at room temperature in normal condition for binary collisions. ठीक है ना. इवन फॉर टर्नरी कोलिजन या कोलिजन फ्रीक्वेंसी जनरली हाई होती ही है किसी भी इसके लिए, नॉट जस्ट फॉर बाइनरी कोलिजन. इन मेनी केसेस यू नो द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी हाई. और जो अपन ने ऑर्डर देखा उसी ऑर्डर में जनरली कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है एट रूम टेम्परेचर. बट सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं बनाते. ठीक है. और जो कोलिजन प्रोडक्ट बनाते हैं, कोलिजन्स दैट एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, इसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन. मतलब कि इफेक्टिव कोलिजन कैसे रहेंगे, लो. इवन दो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज हाई, इफेक्टिव कोलिजन इज लो. ओके, फॉर कोलिजन्स टू बी इफेक्टिव दो बैरियर क्रॉस होने चाहिए, एनर्जी बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर. ये दो बैरियर क्रॉस होना ज़रूरी है. ओके, तो दोनों बैरियर को अपने को डिस्कस करना है, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर. इसेंशियली जो कोलिजन्स ये बैरियर्स कंप्लीट करते हैं, जो कोलिजन्स ये बैरियर कवर करते हैं या कंप्लीट करते हैं, वही कोलिजन्स होते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स. ओके, सो इसेंशियली अपन क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स कौन से हैं, जो एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर क्रॉस कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज इफेक्टिव कोलिजन. तो देखो,
वी नो वन थिंग इज दैट जो टेम्परेचर है और रेट उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इजंट इट? टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूँ जनरली तो रेट बढ़ता है, ओके? सो इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मैं, ओके, तो इफ़ेक्टिव कोलिजन जो है वो भी बढ़ रहा है, ओके? इफ़ेक्टिव कोलिजन बढ़ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और जो मतलब दोनों जो बैरियर्स है अपने एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर, तो ये जो बैरियर्स है ये क्रॉस हो रहे ज़्यादा आसानी से व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, और इसीलिए इफ़ेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे और इसीलिए रेट जो है वो बढ़ता है फॉर एनी रिएक्शन। जनरली ये देखा गया है कि अगर मैं 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ओके, 10 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डबल हो जाता है इफ़ आई इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ओके, फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिएक्शन इवन इफ इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, डजेंट रियली मैटर। टेम्परेचर बढ़ाए तो रेट बढ़ेगा, ओके, फॉर बोथ द टाइप ऑफ रिएक्शन। और अगर 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है? डबल, ओके? तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ये अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन से अपन यूज़ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? ये सेम है अरेनियस जिसने एसिड बेस थ्योरी दी थी, अरेनियस एसिड बेस थ्योरी, उसी का ये इक्वेशन है। उसने ये इक्वेशन दिया k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। के क्या है? रेट कांस्टेंट, ओके? ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, ओके? आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, और ए जो होता है उसको अपन बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, अरेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। दिस इज बेसिकली कांस्टेंट, ओके? जो ए होता है दैट इज अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन इटसेल्फ, इट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूल्स जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं रिएक्शन के ऊपर ए की वैल्यू डिपेंड होती है। सो इट्स अ कांस्टेंट थिंग, ठीक है? ए अपन इनडायरेक्टली निकालते हैं फॉर एनी रिएक्शन एंड देन यू कैन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर दैट रिएक्शन। सो इसेंशियली ये अरेनियस इक्वेशन है, ओके? दिस इज अरेनियस इक्वेशन। याद कर लो ये इक्वेशन, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये पूरे के पूरा टर्म पावर में है, ठीक है ना? यहाँ पे ई ए एंड k इनका जो रिलेशनशिप है दैट इज इन्वर्सली रिलेटेड, ठीक है? ई ए एंड k ये कैसे है? इन्वर्सली रिलेटेड है। एक्सपोनेंशियल टर्म रहने की वजह से देखो क्या होता है, नेगेटिव साइन है यहाँ पे, इजंट इट? तो क्या हो रहा है, अगर मान लो किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, ऑलराइट, मतलब कि ये जो ग्राफ होता है अपना, ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ मान लेते हैं अपन। सो ये जो एनर्जी होती है इसको अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये ज़्यादा है तो रेट कैसा रहेगा? कम। अंडरस्टूड है क्या? एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो रेट कम हो जाता है, रेट कांस्टेंट कम हो जाता है, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा या रेट ज़्यादा हो जाता है उसका, उस रिएक्शन का। सो ई ए और के इनका रिलेशनशिप कैसा है? इन्वर्स रिलेशनशिप है। टेम्परेचर का कैसे रिलेशनशिप है? टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा के के साथ, अंडरस्टूड है? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है, और रेट कांस्टेंट अगर बढ़ता है तो रेट बढ़ता है उस रिएक्शन का, ओके? रेट इज कांस्टेंट, और या फिर रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर ही अगर चेंज करता हूँ तो रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, ये बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, और रेट कांस्टेंट अगर बढ़ता है तो के बढ़ता है। इसेंशियली एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्चुअली कांस्टेंट, ठीक है ना? किसी भी रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी अपने को, कम से कम उतनी मिनिमम एनर्जी अपने को देना पड़ता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इसेंशियली वो जो मिनिमम एनर्जी जो अपने को लगती है वो कम मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर पाएंगे, तो इसको अपन बोलते हैं एनर्जी बैरियर, ठीक है ना? तो एनर्जी बैरियर कौन दे रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी, बराबर है? तो एक स्पेसिफिक बैरियर अपन अपने को क्रॉस करना है, ठीक है? ये है, मान लो, एंड देन वी हैव दैट एनर्जी बैरियर, ओके? इसको अपन बोल रहे हैं एनर्जी बैरियर। तो ये क्रॉस करना है अपने को, इजंट इट? तभी जाके रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये क्रॉस करना है।
ओके अगर मान लो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो मेरे को ये क्रॉस करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इजंट इट? तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करेंगे, इसलिए इसका जो रेट है वो बढ़ेगा। के कांस्टेंट जो है, मतलब रेट कांस्टेंट, ये बढ़ेगा, रेट ज़्यादा हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए। सो एज आई इंक्रीज द टेम्परेचर क्या हो रहा है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ये एनर्जी बैरियर क्रॉस कर रहे हैं बेसिकली, ओके जिसके वजह से वी गेट हाइयर रेट कांस्टेंट या हाइयर रेट ऑफ द इक्वेशन। इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन? अरेनियस इक्वेशन। ए जो है दैट इज़, मैंने तुमको बताया, इसको ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, उसके आगे वाला टर्म आ रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ओके इसी को अपन अरेनियस फैक्टर भी बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। ओके और ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैं दोनों साइड में लॉग लेता हूँ इस इक्वेशन के, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन, लॉगरिथम फॉर्म में लाते हैं, तो ये हो जाता है ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, इसको लॉग लगा के सीधा सीधा सॉल्व कर दिया है मैंने, तो मेरे को ये फॉर्म आ गया। अब ये नेचुरल लॉग के फॉर्म में है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करता हूँ मैं, जहाँ जहाँ ln आ रहा है वहाँ वहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके तो log टू द बेस 10 हो जाएगा। सो ये हो गया log टू द बेस 10k log टू द बेस 10a माइनस ई ए बाई आर टी। अब ये पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूँ बाय 2.303, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा log k, ओके log टू द बेस 10k log टू द बेस 10a, देखो पूरे इसे डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2.303, तो ये आ रहा है माइनस ई ए बाय 2.303। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ये इक्वेशन तुमको ध्यान में रखना ही रखना है। ये अरेनियस का ही इक्वेशन है, अरेनियस इक्वेशन है, बट दिस इज इन log टू द बेस 10k फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है। वो जो पहले वाला जो इक्वेशन देखा था अपन ने फर्स्ट, दैट वाज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स। ओके ये अपना इक्वेशन है, log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। ओके तो इस इक्वेशन से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि देखो a तो ये रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, दिस इज़ अ कांस्टेंट, दिस विल बी गिवन टू अस। k जो है मैं इसको डिटरमाइन कर सकता हूँ, रेट कांस्टेंट ही डिटरमाइन करना है, तो ये डिपेंड करेगा कौन से टाइप की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उस हिसाब से मैं k डिटरमाइन करूँगा। ओके r इज़ अगेन गैस कांस्टेंट, ओके 8.313 का अपन वैल्यू लेते हैं यहाँ पे। टेम्परेचर के ये तो अपने को मालूम रहेगा। सो बेसिकली जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज़ नॉट नोन, तो ये मैं कैलकुलेट करूँगा यूजिंग दिस इक्वेशन। तो ये अरेनियस इक्वेशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वी कैन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। ये इक्वेशन जो था अपना, उसको मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो लॉग के सिर्फ मैंने क्या कर दिया, लॉग ए को पीछे लिखा है, तो ये हो जाएगा एम एक्स, ओके सॉरी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और इसको प्लॉट करता हूँ मैं log k वर्सेस 1/t, log k वर्सेस 1/t ये ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी, ठीक है। अब यहाँ पे तुम अगर ln वाला फॉर्म लेते हो तो वो भी तुम ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसेंशियली इंस्टेड ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्म यू कैन यूज़ ln फॉर्म, ठीक है। बट एनीवे m जो है दैट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन, और ये नेगेटिव स्लोप है, मतलब नीचे जाती हुई लाइन मिलेगी अपने को। तो यहाँ पे देखो log k वर्सेस 1/t, इसका ग्राफ ले रहा हूँ, log k वर्सेस 1/t, तो जो लाइन मिल रही है मेरे को, इसकी नेगेटिव स्लोप मिल रही है, दैट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन एंड दैट इज़ द y इंटरसेप्ट, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू log a, ठीक है। y इंटरसेप्ट जो मिल रहा है अपने को दैट इज़ log a। इस तरह से मैं ग्राफिकली log a मतलब a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इजंट इट। a क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, अरेनियस फैक्टर है, इजंट इट। तो ये a की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ, ओके।
स्लोप से मैं एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकता हूँ। समझ में आ गया? देखो यहाँ से मतलब मैं सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है log k वर्सेस 1/t का। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ मतलब टेम्परेचर चेंज करूँगा, k डिटरमाइन करूँगा, अलग अलग वैल्यूज जो आएंगी मेरी k की उसको मैं log k के फॉर्म में और 1/t के फॉर्म में प्लॉट करूँगा। सो व्हाट आई गेट इज अ स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। क्लियर? ये ग्राफ तुमको ध्यान में रखना ही है। ओके तो इससे मेरे को ई ए की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मैं ई ए निकाल सकता हूँ। स्लोप ऑफ द लाइन टाइम्स 2.303 आर अगर करता हूँ तो ई ए की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। सो दैट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। एट द सेम टाइम आई गेट वाई इंटरसेप्ट लेता हूँ तो ए की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। ओके, फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। अल्टरनेटली, ठीक है ना, अल्टरनेटली अगर मैं दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता हूँ एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, तो देखो टेम्परेचर अगर ये है टेम्परेचर और के, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इजंट इट? सो व्हाट आई विल डू इज T1 और K1 ये डिटरमाइन करूँगा। वैसे ही एक अलग टेम्परेचर पे K2, टेम्परेचर T2 इज़ हायर देन T1, ये एक्सपेरिमेंट है। सो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मैं T1 से लेके T2 तक तो रेट जो कांस्टेंट है वो भी बढ़ेगा K1 से लेके K2 तक। ओके, सो K1 पे T1 मेजर करूँगा या फिर T1 पे K1 मेजर करूँगा, T2 पे K2 मेजर करूँगा सच दैट टेम्परेचर इज़ हायर। तो उस केस में ये जो इक्वेशन है मेरा, ओके, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में ले रहा हूँ मैं। देखो ln के नेचुरल लॉग के फॉर्म में ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस E बाई RT1 और यहाँ पे उसी तरह से इक्वेशन रहेगा एट RT2। दो इक्वेशंस मिले हैं मेरे को। ओके, अब मैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दो में से ओके सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन में सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे को इक्वेशन मिलेगा ये वाला ln K2 माइनस ln K1 EA बाय R, ये कांस्टेंट है, 1/T1 माइनस 1/T2। ओके, ये इक्वेशन मिल रहा है मेरे को। सो ये इसको मैं इस तरह से रीअरेंज कर सकता हूँ ln K2 बाय ln K1 इक्वल टू EA बाय R 1/T1 माइनस 1/T2। ये इक्वेशन ध्यान में रख लो। ठीक है, अब नेचुरल लॉग को मैं log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करता हूँ तो इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से इस टर्म को, और फिर वही 2.303 मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो ये हो जाता है log टू द बेस 10 K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। T2 इज़ लार्जर दैन T1। ठीक है, रिमेंबर कि EA का और K का इन्वर्स रिलेशनशिप है, बराबर है, सॉरी K का इन्वर्स रिलेशनशिप है। ओके, और T और टेम्परेचर और K का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो टेम्परेचर जब बढ़ाता हो तो K बढ़ता है। ओके, अगर मान लो कि टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, ओके, टेम्परेचर बढ़ाया मतलब ये जो वैल्यू है ये हाइयर है तो ये ज़्यादा वैल्यू है। ओके, सो ये जो 1/T आएगा ये छोटा आएगा। बेसिकली टेम्परेचर इज़ हाइयर, दिस टेम्परेचर इज़ हाइयर, तो 1/T1 छोटा आएगा, मतलब ये जो वैल्यू है दैट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव। और log K2 बाई K1 ये जो वैल्यू आती है, ओके, log K2 बाई K1 ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसका मतलब क्या हो जाता है कि log K2 या फिर log K2, ठीक है, log K2 या K2 भी बोल सकते हैं, K2 इज़ हायर देन K1। ये इक्वेशन से अपने को पता चल रहा है। ओके, टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, ओके, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो K जो था वो भी बढ़ गया। अंडरस्टूड है कि ये इक्वेशन से अपन बता सकते हैं ये। सो हमारा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है ना, सबसे पहले तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना चाहिए और फॉर्म होने के लिए कोलिजन ज़रूरी है। कोलिजन जो है वो नेसेसरी है। दूसरा, अगर कोलिजन होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, इजंट इट? ए और बी कंबाइन होंगे तभी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना तो रिएक्शन कहीं पे भी नहीं जा सकता। ठीक है, अगर मान लो बन गया तो सेकंड फैक्टर अभी ज़रूरी है, वो होता है एनर्जी। ठीक है, अब इसकी एनर्जी कितनी रहनी चाहिए? तो
ये जो अपने ग्राफ्स है ये अपन ने पहले ही देखे हैं बेसिकली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। इतनी उनकी एनर्जी, ये एनर्जी का ग्राफ है बेसिकली। तो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे। तो अगर एनर्जी यहाँ तक पहुँचती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, ओके। नहीं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ओके। और सेम थिंग इन दिस रिएक्शन ऑल्सो, सेम थिंग, ओके। यहाँ तक जाना ही चाहिए, नहीं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। जो डिफरेंस होता है बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एनर्जी, इसको अपन बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये थर्मोडायनामिक्स में अपन ने कैलकुलेट किया है, ओके। यहाँ पे इट इज़ नेगेटिव, दैट वाई दिस इज द रिएक्शन दैट इज एक्सोथर्मिक। यहाँ पे ये पॉजिटिव, इट्स मोर देन जीरो, इट इज़ अ पॉजिटिव रिएक्शन, सो ये हो जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। क्लियर है क्या? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं अपन, बिकॉज दिस सीम्स लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इजंट इट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होनी चाहिए, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। अगर मान लो कोई रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ओके, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी रहेंगी? स्लो, ओके। इसका रेट जो है स्लो रहेगा। और ये अपना अरेनियस इक्वेशन से भी अपने को पता चलता है, ग्राफिकली भी अपने को समझ में आता है, इजंट इट। ग्राफ से ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है, लेकिन अगर तुम इक्वेशन को ठीक से देखो तो तुमको दिखता है कि ई ए और के का रिलेशनशिप इनवर्स है। अगर ज़्यादा ई ए है तो के कम रहेगा, उसका रेट कांस्टेंट कम रहेगा, मतलब रेट कम रहेगा। तो टेम्परेचर जो है इट विल हैव अ लार्ज इफेक्ट ऑन द रेट। के ऊपर टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट रहेगा इस ऐसे केसेस में, ओके। अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो रिएक्शन ऑलरेडी फास्ट है, इजंट इट। कम एनर्जी लग रही है क्रॉस करने के लिए, विच इज़ प्रोबेबली सफिशिएंट एट लो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर। तो ऐसे केस में टेम्परेचर का बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये ऑलरेडी क्रॉस कर रहे हैं इस एनर्जी बैरियर को। अब टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा ऑब्वियसली, बट इट इज़ नॉट एन टू मच ऑफ इफेक्ट। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा अपने को नहीं मिलता है, इजंट इट। फॉर एग्जाम्पल जो रिएक्शन मान लो 10 मिनट में होनी थी, ठीक है ना, इस केस में, क्योंकि इट्स ऑलरेडी अ फास्ट रिएक्शन, 10 मिनट में होनी थी, वो हो सकता है 2-4 मिनट में हो जाए, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा अपने को। लेकिन अगर ये सिचुएशन है जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो ये हो सकता है कि ये रिएक्शन हो ही ना, या फिर ये भी हो सकता है कि रिएक्शन होने के लिए सालों लग जाए। अब वो रिएक्शन हम अप्रिशिएबल टाइम में, मतलब कुछ घंटों में करवा सकते हैं। तो ये केस में अपने को टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अंडरस्टूड है क्या? सो जब एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने में फ़ायदा है, एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो टेम्परेचर बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। रेट दोनों केसेस में बढ़ता है, लेकिन इस केस में रेट का अपने को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सेकंड फैक्टर जो आता है, ठीक है, पहला तो था एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी। सेकंड फैक्टर जो आता है दैट इज़ ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है। तो एनर्जी बैरियर तुमको समझ में आ गया ना, क्योंकि उतना अपने को ज़रूरी है बेसिकली कि यह। सेकंड आता है ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है। 2 बैरियर क्रॉस करने हैं ताकि प्रोडक्ट बन सके। पहला बैरियर मान लो अपन ने क्रॉस करवा भी लिया, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं, ओके। और तुमको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो जा रहा है अप टू हायर लेवल, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल तक जा रहा है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर ओरिएंटेशन ही गलत है तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा ना, ठीक है ना। सफिशिएंट एनर्जी है कोलिजन में, लेकिन ये कोलिजन जो हो रहा है वही गलत है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू रीच दैट हायर एनर्जी, और जो प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए वो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, या तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा या तो गलत प्रोडक्ट बनेगा, 2 चीज़ें। हम सेकंड वाली चीज़ लेते हैं कि मतलब नहीं बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, ये अपन कंसिडर करते हैं, बट इट्स पॉसिबल टू हैव डिफरेंट टाइप। सो ऑब्वियसली जो ओरिएंटेशन है मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन, इट शुड बी करेक्ट। सिर्फ सफिशिएंट एनर्जी रह के ज़रूरी नहीं है, ओके, करेक्ट ओरिएंटेशन रहना भी ज़रूरी है, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन रिएक्शन ले रहे हैं NO और NO3, ठीक है, NO और NO3 का कोई रिएक्शन ले रहे हैं और अपने को NO2 मिलता है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे, दिस इज़ अ बाइनरी रिएक्शन,
ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे टू गिव यू अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन का कोलिजन, ये जो रिएक्टेंट है इनका कोलिजन कैसे होना चाहिए, NO है NO3 है, अगर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन कोलाइड हो जाते हैं, ठीक है ना, बड़े ज़ोर से कोलाइड हो रहे हैं, मतलब सफिशिएंट एनर्जी है टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर, लेकिन कोलिजन गलत है, ऑक्सीजन का कोलिजन होकर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर मैं मान लो इस तरह का कोलिजन होता है, NO का ऑक्सीजन और NO3 का नाइट्रोजन, ठीक है ना, मतलब ये कोलाइड हो रहे हैं, NO का ऑक्सीजन और NO3 का नाइट्रोजन, इनका कोलिजन हो रहा है, तो ये कोलिजन भी इनइफेक्टिव माना जाएगा, क्योंकि इससे भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा अपने को, ओके। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ कोलाइड हो रहा है, ये भी इनइफेक्टिव माना जाएगा, ठीक है। या फिर इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन ये इस तरह से बीच में कोलाइड हो रहा है, ठीक है, बीच में कोलाइड है, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इनइफेक्टिव। लेकिन NO3 का ऑक्सीजन बराबर NO के नाइट्रोजन के साथ कोलाइड होता है, तो ये कोलिजन इफेक्टिव माना जाएगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी इफेक्टिव कोलिजन। ये बाकी वाले जितने भी कोलिजन्स है दीज आर गोइंग टू बी इनइफेक्टिव। देखो मॉलिक्यूल्स 3 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है ना, और ये रैंडमली मूव हो रहे हैं, गैस पार्टिकल से मान लो, सो दे आर मूविंग रैंडमली मूविंग हो रहे हैं, तो काफ़ी सारे जो कोलिजन है वो रैंडम कोलिजन्स हो रहे हैं, तो इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं रहेगा एंड दे विल बी नो प्रोडक्ट, दे विल गिव यू नो प्रोडक्ट इवन दो कोलिजन्स है हैपनिंग, उसमें से कुछ कोलिजन्स जो है दे हैव सफिशिएंट एनर्जी, बट अगर ओरिएंटेशन गलत है तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट वी नीड इज प्रॉपर एनर्जी, ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी की एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर ले, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर ले, और सेकंड ओरिएंटेशन भी सही हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर एनर्जी के साथ तो कोलाइड हो रहा है सारे के सारे, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ सिर्फ एक ही कोलिजन हो रहा है, ठीक है। इस तरह के इफेक्ट को अपन बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है। जितना ज़्यादा स्टेरिक इफेक्ट उतना ज़्यादा इसका जो कोलिजन्स है वो इनफ्यूटाइल कोलिजन्स रहेंगे, मतलब कोलिजन सक्सेसफुल कोलिजन नहीं रहेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा है तो। ये अपने को दिखता है जैसे अपन लेते हैं RX प्लस OH माइनस गिव्स यू ROH। अगर RX टर्शरी आ जाता है, ठीक है, और ये SN2 वाली रिएक्शन है, तो ये जो कोलिजन रहेंगे ये इनफ्यूटाइल रहेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ये सारे कोलिजन्स कैसे रहेंगे, या मोस्ट ऑफ द कोलिजन्स कैसे रहेंगे, इनफ्यूटाइल या यूजलेस कोलिजन्स, ठीक है। सो दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी प्रोडक्ट, अंडरस्टूड है। सो देर आर 2 थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट, वन इज बेसिकली एनर्जी, सेकंड इज ओरिएंटेशन। ये दोनों होते हैं तो ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ही कोलिजन सक्सेसफुल रहेंगे। टेक अ रिव्यू क्वेश्चन फ्रॉम द रिलेशनशिप, ये अपना अरेनियस का इक्वेशन है लॉगरिथमिक फॉर्म में। व्हाट हैपन्स टू द रेट कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज द टेम्परेचर इंक्रीज। रेट और स्पीड फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन मैं तुमको बताया कि इक्वेशन के भरोसे पे इसको यूज़ करो, ठीक है ना, आंसर करो बेस्ड अपॉन द इक्वेशन, ठीक है, बताओ विथ सॉल्यूशन, ठीक है। सो इसेंशियली फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑब्वियसली जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओके। सो रेट डिक्रीज होता है, रेट कांस्टेंट भी डिक्रीज होता है, ओके। ये अपने को इसी इक्वेशन से पता चलता है। टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं मतलब जो T2 है दैट इज़ लोअर, ओके, T2 लोअर है, मतलब ये जो टर्म रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी हायर। सो ये जो टर्म आएगा पूरे के पूरा ये निगेटिव आएगा, और अगर निगेटिव आता है, ठीक है ना, सो ln K2 बाय K1, ओके। ये जो पूरा टर्म आ रहा है दैट इज़ नेगेटिव, इसका मतलब क्या आ रहा है, ln K2, ठीक है, इज इक्वल टू ln K1। इसका मतलब हो जाता है कि K2 इज़ लेस देन K1, ठीक है। तो जो फाइनल जो आएगा सेकंड जो रेट आएगा या रेट कांस्टेंट आएगा दैट इज़ गोइंग टू डिक्रीज। अगर रेट कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो रेट भी डिक्रीज हो रहा है, ओके। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये क्वेश्चन बताओ, व्हाट हैपन्स टू द रेट कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन एज द टेम्परेचर इज रिड्यूस। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है,
यहाँ पे इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इट इज़ द सेम इक्वेशन, और यहाँ पे अगर टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा है मतलब T2 इज़ लोअर दैन T1, रखे ना, तो यही हो रहा है, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, नेगेटिव. सो इसेंशियली अगेन वी आर गेटिंग द सेम इक्वेशन, ln K2 बाय K1 इज़ नेगेटिव, और अगर ln K2 बाय K1 इज़ नेगेटिव तो K2 इज़ लेस दैन K1. ओके, सो ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और अगर रेट कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो इसका रेट भी डिक्रीज होगा. ओके, नाउ व्हाट यू कंफ्यूजिंग जिन्होंने सी आंसर किया है, ऑलराइट, वो इस टॉपिक को इक्विलिब्रियम के साथ कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है. इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन इट इज एक्सोथर्मिक. इक्विलिब्रियम भले ही बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रेट एंड रेट कांस्टेंट. रेट बढ़ जाएगा, रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, सो दैट इज द करेक्ट आंसर. और जिन्होंने ये आंसर किया उन्होंने सीधा सीधा पहला जो आंसर था उसका अपोजिट किया है यहाँ पे. ओके, विदाउट एक्चुअली थिंकिंग मच. मैंने तुमको बताया है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं सो रिलाई ऑन योर इक्वेशन. इक्वेशन के बेसिस पे अगर आंसर करते हो तो इक्वेशन जो क्वेश्चन रहेगा ये सही रहेगा. क्लियर रहेगा. अनदर रिव्यू क्वेश्चन, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ ए इन अरेनियस इक्वेशन. बताओ. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी. रिमेंबर द इक्वेशन, isn't it? इक्वेशन में log ln बाय log K2 बाय K1 इज ओके, ये इक्वेशन था, और इधर तो टेम्परेचर का यूनिट था. सो इसेंशियली इसका जो यूनिट है वो K के ऊपर डिपेंड करेगा, और K का यूनिट काय के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. रिमेंबर लास्ट क्लास में अपन ने देखा था K का यूनिट डिपेंड करता है ऑन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. इसलिए यहाँ पे A जो है इसका यूनिट कांस्टेंट नहीं रहेगा. ओके, इट विल डिपेंड अपॉन द यूनिट्स ऑफ K. ऑलराइट, सो इनमें से कोई भी अपन नहीं बोल सकते. अब यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं, तो वेयर डज द एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली कम फ्रॉम. एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से आ रही है. वेल, ये जो अपना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन था ये अपन ने गैसियस स्टेट में ऑलरेडी देख चुके हैं बेसिकली. सो लेट्स से यू प्लॉट फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओके, मॉलिक्यूल्स के लिए यू प्लॉट फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड कोलिजन एनर्जी. ठीक है, ये प्लॉट करते हैं अपन. ठीक है, सो दिस इज कोलिजन एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ऐसा बोल रहे हैं. दिस इज फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो हमको क्या दिखता है, बेल कर्व दिखता है, बराबर है, बेल कर्व दिखता है, और एनर्जी इंक्रीज होती है अप टू सर्टेन पॉइंट एंड देन एनर्जी एक्चुअली डिक्रीजेस, या फ्रैक्शन, सॉरी नॉट एनर्जी, फ्रैक्शन डिक्रीजेस एज द कोलिजन एनर्जी इंक्रीजेस. ठीक है, लेट्स से फॉर सर्टेन रिएक्शन दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये इतनी है एक्टिवेशन एनर्जी. तो अकॉर्डिंग टू दिस ब्लू ग्राफ दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी है टू क्रॉस द बैरियर. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी सफिशिएंट है डज नॉट मीन कि इनका ओरिएंटेशन सही है. ठीक है, बट एटलीस्ट दे हैव sufficient activation energy that they can actually cross energy barrier. Okay, now you can increase the temperature from T1 to T2. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हमको ये ग्राफ मिलेगा, ये लाइन मिलेगा. ओके, और इसमें अगर तुम देखते हो तो तुमको दिखता है कि ये पूरा पोर्शन कवर हो रहा है. इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है, मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, सो दे कैन एक्चुअली क्रॉस द एनर्जी बैरियर. ओके, एंड दे कैन गिव यू द प्रोडक्ट. तो क्या हो रहा है, इफ़ यू लुक एट द एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे, तो तुमको ये दिखेगा कि एज कंपेयर टू दिस वन दिस एंटायर पोर्शन इज ऑलमोस्ट डबल. इसलिए अपन क्या बोलते हैं, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस देर इज डबलिंग ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन. ओके, अगर मान लो T1 ये लेता हो एंड T2 इज इक्वल टू 10 + 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये लेता हो, सो रेट क्या रहेगा, इसका रेट रहेगा R1, तो इसका रेट रहेगा R2 का ट्वाइस, मतलब 2R1. ठीक है ना, सॉरी 2R1, ये इसका रेट रहेगा.
अंडरस्टूड है क्या? सो रेट विल डबल इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑलमोस्ट बाय 10 डिग्री. वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये अपन ने ऑलरेडी गैसियस स्टेट में देखा हुआ है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखो ग्राफ जो है वो फ्लैट हो रहा है थोड़ा सा. ओके, एनर्जी जो मतलब ये जो लेवल है वो कम हो रही है, ग्राफ थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, जिसके वजह से मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल नाउ हैव मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, और इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज. ठीक है, सो जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होती है. ये अंडरस्टूड है क्या? यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं अपन. ओके, एग्जांपल ये है, एट 4000 मीटर water boils at 87 degrees Celsius and it takes 6 minutes to boil the egg. ठीक है ना, 4000 मीटर है, वाटर कितने मतलब हाइट पे टेम्परेचर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है. सो इट टेक्स 4 minutes टू बॉयल द वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल. ठीक है ना, तो सी लेवल पे क्या हो रहा है, 4 मिनट लग रहे हैं वाटर बॉईल करने के लिए. पूछा है अपने को डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन बॉइलिंग एन एग. ओके, एक बॉईल करने के लिए कितनी एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी ये अपने को पता करना है. और एक बॉइलिंग जो है दैट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर प्रोसेस, मतलब इसका जो रेट होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट इवन विथ एज यू नो सप्लाई द हीट एट अ कांस्टेंट रेट. तो जो पकने का जो इसका जो टाइम है या बॉईल होने का जो रेट है that is basically follows zero order process. So what you need to find is activation energy, alright, for the boiling of the process. EA निकालना है अपने को. इसका मतलब Arrhenius equation use करना ही है. Okay, so we are given two conditions. So we can use R1 by R2 and K1 by K2. ठीक है, अपन ये equation ये use कर सकते हैं. और we can use K1 by K2 is equal to R1 by R2. ठीक है, रेट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. और रेट को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं इसको, इज़न्ट इट, टेम्परेचर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ. तो इसका सोल्यूशन देखते हैं अपन. ओके, सो वी आर गिवन टाइम टेकन फॉर द प्रोसेस और इसका एक्टिवेशन एनर्जी अपने को निकालना है. ठीक है, सो ये अरेनियस वाला इक्वेशन लेंगे, K2 by K1 EA by R 1 by T1 minus 1 by T2. हमको EA सॉल्व करना है. ठीक है, तो हमारा ये रेशियो अपने को मालूम है, R1 by R2 इक्वल टू K1 by K2. ओके, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, इजंट इट? ये सिंपल रिलेशनशिप है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट. तो ये रेशियो अपने को मिलता है. ओके, और K1 by K2 की जगह मैं क्या लिखता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन मतलब रेट कांस्टेंट निकालना है ना. ओके, फॉर ज़ीरो ऑर्डर, रिमेंबर फॉर ज़ीरो ऑर्डर K1 K इज इक्वल टू A0 बाय T2. ठीक है ना, तो ज़ीरो या फिर T, तो फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ. ओके, फॉर बोथ द इक्वेशंस प्लग इन कर दूंगा मैं वैल्यू. ओके, K2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, सॉल्व कर दिया इसको. सो K2 बाई K1 मेरे को मिलता है फ्रॉम टाइम. रिमेंबर बेसिकली इट्स कॉन्सेंट्रेशन जो बोल रहे हैं अपन. ओके, आई डोंट नो इफ यू पेड अटेंशन, जो कॉन्सेंट्रेशन जो बोल रहे हैं अपन यहाँ पे दैट इज सेम, तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इजंट इट? टेम्परेचर, sorry, rate is directly proportional to time. So essentially if you plug in the values from that, what you get is 4 by 6. So K2 by K1 is 4 by 6. ये मैं अपने अरेनियस इक्वेशन में लिख देता हूँ, ln is equal to 4 by 6. So EA और ये सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ. EA की वैल्यू मेरे को निकालनी है, एंड देन यू सॉल्व दैट. EA is this much. ओके, सो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन इफ़ यू थिंक अबाउट इट. डायरेक्ट नहीं है. ओके, सबसे पहले तो तुमको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि अपने को ये इक्वेशन यूज़ करना है. ठीक है ना, K2 by K1, और K2 by K1 को मैं R2 by R1 भी लिख सकता हूँ. ठीक है ना, R2 by R1. ओके, और इसेंशियली K2 by K1 को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ. ओके, एंड सो यू गेट
T1 by T2, ओके, रेट इज इक्वल टू, और फिर मैं ओके K2 by K1 इज इक्वल टू T1 by T2, ऑलराइट, और फिर इसको सॉल्व कर दिया तो 4/6, यू यूज़ दैट रेशो इट सेल्फ 4/6 और हमको ये मिल जाता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट जो चीज़ अपन देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज कैटालिसिस, मतलब कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे। वी नो कि कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन बट कैन बी रिकवर्ड केमिकली अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ये इसका डेफिनेशन हो गया। स्टेट चेंज हो सकता है लेकिन इसका जो फॉर्म होता है दैट रिमेन्स द सेम। सो देखो ये रिएक्शन है, मान लो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है, A+B गिव्स यू X+Y, ओके, और कैटलिस्ट अगर यूज़ करता हूँ मैं तो ये हो गया मान लो सम सॉर्ट ऑफ कैटलिस्ट C, दैट इज़ द कैटलिस्ट। तो अगर A+C करता हूँ तो मेरे को I+X मिलता है, दैट I एक्चुअली रिएक्ट्स विद B एंड व्हाट यू गेट इज C+Y। और ओवरऑल अगर करता हूँ मैं सो व्हाट यू सी इज C कैंसिल हो गया, ओके, बिकॉज दैट इज़ द कैटलिस्ट। I जो है दैट इज़ इंटरमीडिएट, इजंट इट? सो ओवरऑल अपने को यही मिल रहा है, A+B गिव्स यू X+Y ओवरऑल। इसमें C इज़ कैटलिस्ट एंड I इज़ द इंटरमीडिएट, ठीक है। सो व्हाट कैटलिस्ट इज़ डूइंग, जो ये पाथ था वो पाथ छोड़ दिया उसने, कैटलिस्ट ने इसी रिएक्शन को किसी दूसरे पाथ से लेके गया, ठीक है ना। सो मान लो कि एक तरह से कोई रिएक्शन होनी चाहिए, कैटलिस्ट क्या कर रहा है, उसको किसी और तरीके से लेके जा रहा है, शॉर्टकट से लेके जा रहा है या कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से लेके जा रहा है, इसीलिए रिएक्शन विथ कैटलिस्ट कैन बी फास्टर। सो ये हो गया इसका I इज़ इंटरमीडिएट। ये एक एग्जांपल देख लो इसका कैटलिस्ट का, ठीक है। O2 + SO2 गिव्स यू SO3, ये अपन ने देखा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तो O2 + SO2 SO3 मिल रहा है, यहाँ पे NO इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, NO इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो लीड चेम्बर प्रोसेस, इसमें भी अपन H2SO4 बनाते हैं और इसमें अपन NO एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, एनीबॉडी नोज? इसमें अपन यूज़ करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड, रिमेंबर दैट। सो रिमेंबर दिस बेसिकली, नहीं तो जाके देख लो, स्टडी करो इसको, ओके। सो ये अपन यहाँ पे कर रहे हैं, ऑक्सीजन + NO गिव्स यू NO2, फिर NO2 रिएक्ट्स विद SO2 यू गेट SO3 और NO फिर से रीजनरेट हो रहा है। इसको अगर मैं सम करता हूँ तो NO गेट्स कैंसल्ड अप, NO2 गेट्स कैंसल्ड अप। इसमें बताओ कैटलिस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं और इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है। तो ये प्रोसेस में कैटलिस्ट इज़ NO एंड इंटरमीडिएट इज़ NO2, ठीक है। देखो NO स्टार्टिंग में यूज़ हुआ जैसे कि वैसे ही पाया गया, अब ये क्या करेगा, फिर से रिसाइकल हो जाएगा, ओके, फिर से वो इसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और अपने को एक साइक्लिक प्रोसेस मिलेगा। हर प्रोसेस में अपने को NO2 मिलेगा, NO2 SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस द रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, ओके। सो व्हाट डज द कैटलिस्ट डू? तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, जैसे ये रिएक्शन जो है, ओके, ये जो रिएक्शन है दिस इज़ विदाउट कैटलिस्ट, और इसका एक्टिवेशन एनर्जी देख लो कितना है, दैट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी, इजंट इट? काफ़ी बड़ा है। अब मैं अगर कैटलिस्ट यूज़ करता हूँ तो वो किसी अल्टरनेट पाथ से इसको लेके जाएगी, और इसमें देखो एक्टिवेशन एनर्जी जो मैक्सिमम वाली है वो अपन पकड़ेंगे, दैट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी लो हो गई व्हेन वी यूज्ड अ कैटलिस्ट। ये क्या कर रहा है, सिंगल बड़े स्टेप को ब्रेक डाउन कर रहा है इनटू स्मॉल स्टेप्स, ओके। फॉर ईच स्टेप देयर इज़ अ वेरी स्मॉल एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। जो मैक्सिमम जो एनर्जी लगती है उसी को अपन एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। So this is with catalyst and this is without catalyst. Only catalyst is doing is taking the reaction through an alternate path जिसमें हर independent step को कम एनर्जी लगती है। अंडरस्टूड है? इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखो कैटलिस्ट को लेके। अ कैटलिस्ट कैनॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोले तो बड़ा के लेते हैं, छोटा के इज अ रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये चेंज नहीं करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है कैटलिस्ट। सो इसका मतलब ये हो गया कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, तो
ये दोनों के लिए काम करेगा कैटलिस्ट. ओके, कैटलिस्ट विल वर्क फॉर फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन, दोनों स्टेप के लिए काम करता है. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इट. अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब इट इज़ डूइंग द थिंग फॉर बोथ द डायरेक्शन, इन बोथ द डायरेक्शन. अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा एच. ओके, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं करता, मतलब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ये चेंज नहीं होता. ये क्या करता है, सिर्फ इट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है. दैट्स ऑल इट डज. तो ये ग्राफ जो था इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसी को ध्यान में रखो. ओके, जो डेल्टा एच या डेल्टा जी जो है ऑफ रिएक्शन, इसको चेंज नहीं किया कैटलिस्ट ने, एक्टिवेशन एनर्जी को ही चेंज किया है. ओके, समझ में आया ना यार. इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं करता. यू कैन से दिस कि डेल्टा जी अगर सेम है, मतलब जो इक्विलिब्रियम है फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज गोइंग टू बी सेम. सो लेट्स स्टॉप हियर, और यहाँ पे अपन कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, ऑटो कैटालिसिस और पॉइजन्स, ये थोड़ा सा पोर्शन है, एंड देन वी ऑल्सो हैव फ्यू मोर थिंग्स टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड वी गोना स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ. Okay, thank you very much. Bye bye.